अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चे हमने डिस्कस करना है हैफिज लॉ। अगर इसको एग्जामिनेशन के हवाले से देखा जाए ना तो ये काफी दफा आ चुका है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इस चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर में तीन लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोलोमेट्री और हैफिज लॉ। तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चे वो है हैफिज लॉ। वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछेगा, आपने उसकी एग्जांपल बतानी है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहां कहां पर यूज होती है, इसका फायदा क्या, इसको हमने चूज क्यों किया है और हैफिज लॉ किसके ऊपर बेस करता है, ये हमने चंद एक चीजें बतानी है। अब जो हैफिज लॉ बच्चे ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बात जरूर है, हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। यही हमारे पास क्या है, हैफिज लॉ। सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट करनी है। तो सबसे पहले आप करो इसकी बच्चे स्टेटमेंट, और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब इसकी स्टेटमेंट में क्या कहता है, इफ आ रिएक्शन, कहता है कि अगर आप रिएक्शन करवाओ, इफ आ रिएक्शन इन विच, जिसमें टेक प्लेस, अगर आप रिएक्शन करवाओ इन विच टेक प्लेस बाय द डिफरेंट सेवरल रूट, डिफरेंट मुख्तलिफ, डिफरेंट सेवरल रूट, सेवरल का मतलब होता है बच्चे मुख्तलिफ रास्तों से, सेवरल रूल, सेवरल रूट्स, सेवरल रूट्स, देन द एनर्जी इज सेम। तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देन द एनर्जी इज सेम, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कहता है कि अगर आप रिएक्शन करवाओ मुख्तलिफ रास्तों से तो उसकी जो एनर्जी है बच्चे वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है के लिहाज से, इररिस्पेक्टिव रोड्स, रास्तों से, रोड्स बाय विच चेंज, बाय विच चेंज, जो एनर्जी का चेंज होगा बच्चे वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इफ वी प्रोवाइडेड, जब हम प्रोवाइड करेंगे, वी प्रोवाइडेड, वी प्रोवाइडेड, वी प्रोवाइडेड बाय द इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन, इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर द सेम एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चे, सेम होगी। आर फाइनल कंडीशन एनर्जी इज सेम, तो एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये हमें बता रहा है सेवरल, ये हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक हमें हैफिज लॉ बता रहा है। कहता है कि जब आप रिएक्शन करवाओ मुख्तलिफ रास्तों से तो आपकी एनर्जी इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक, यानी रिएक्शन होने शुरू होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी होगी बच्चे वो सेम रहेगी। ये हमें हैफिज लॉ बताता है। अब सपोज करो हमारे पास रिएक्टेंट ए है, ये मेरे पास बच्चे क्या है, रिएक्टेंट ए है, मैंने रिएक्टेंट ए बनाया और उसके बाद मैंने बनाया प्रोडक्ट डी। अब रिएक्टेंट ए है और ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, डी बना। अब ये इसका जो एनर्जी का चेंज है, याद रखिएगा इसका जो एनर्जी का चेंज है वो है हमारे पास डेल्टा H1। अब ये तो पहला रूट हो गया हमारे पास, पहला रास्ता।
हमने क्या किया, रिएक्टेंट से हमने क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया डायरेक्ट। अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाना चाहें, यानी ए के बाद क्या बनेगा, बी बनेगा, ये दूसरा रास्ता है। उसके बाद क्या बनेगा, सी बनेगा, और सी के बाद क्या बनेगा, डी बनेगा। यानी जब हम डिफरेंट रास्तों से जाएंगे तो हमारी जो एनर्जी का सेम है बच्चे, वो सेम ही रहेगा। उनको हम सम करेंगे, फर्स्ट वाली एनर्जी और इन तीनों की एनर्जी का सम करेंगे, जो एनर्जी आएगी वो सेम ही होगी, और वो जो चीज होगी वो होगा हमारे पास हेल्महोल्ट्ज लॉ। अब ये देखो, ये तो हमारे पास एनर्जी का चेंज डेल्टा H1 है, ये हमारे पास डेल्टा H2 है, ये है हमारे पास डेल्टा H3, इसको कहेंगे हम डेल्टा H4। अब इन तीनों की एनर्जी इस एनर्जी के बराबर सम करेंगे तो इनकी एनर्जी बच्चे क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। और ये हमें क्या बताता है, हेल्महोल्ट्ज लॉ बताता है, जब आप मुख्तलिफ रास्तों से रिएक्शन करवाओगे, रिएक्शन शुरू होने से पहले और होने के बाद जो एनर्जी का सेम है बच्चे, और जो एनर्जी का सम है वो हमेशा सेम ही रहेगा। ये हमें हेल्महोल्ट्ज लॉ बताता है। उसके बाद हम करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, और ये चंद एक चीजें हैं बच्चे, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या बताना है, एक्सप्लेनेशन में हमने ये बताना है कि सपोज करें वी हैव आ रिएक्शन, सपोज करें वी हैव आ रिएक्टेंट, हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसको हमने नाम दिया है ए का, एंड वी चेंज, उसको हमने चेंज किया, एंड वी चेंज, उसको हमने चेंज किया किसमें, प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट है वो क्या हमारे पास बी है, प्रोडक्ट बी। ए को हमने चेंज किया प्रोडक्ट बी में। उसके बाद ये तो हमारे पास पहला रास्ता हो गया। अब दूसरा रास्ता, अदर रूट्स एंड देयर आर टू रूट्स, इसके बच्चे दो रास्ते हैं, देयर आर टू रूट्स, याद रखिएगा इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं डायरेक्ट, पहला रास्ता हमारे पास बच्चे ये है, यानी पहला रास्ता है वन इज द चेंज, वन इज द चेंज। हमने क्या किया, हमने पहला रास्ता, हमारे पास पहला रास्ता है कि हमने एक और रिएक्टेंट को हमें प्रोडक्ट में चेंज किया, प्रोडक्ट बनाया, वन इज द चेंज रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, पहला रास्ता ये हो गया, इनटू प्रोडक्ट। अब उसके बाद बच्चे हमारे पास दूसरा रास्ता ये है, अदर रूट, मुख्तलिफ रास्तों से हमने क्या किया, हमने डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, यानी ए से हमने क्या किया, बी लेके आए हैं, बी बनाया, उसके बाद हमने चेंज किया सी में, सी को हमने चेंज किया, हमने बनाया डी, यानी ये हमारे पास अदर रूट्स हैं। हमने पहला हमारे पास रास्ता था, हमने डायरेक्ट रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट बनाया। उसके बाद दूसरा रास्ता हमने पहले ए से हमने बी बनाया, बी से हमने सी बनाया, और सी के बाद हम डी की तरफ चले गए, डी बनाया, यानी ये हमारे पास दूसरे रूट्स हैं। अदर रूट्स ए इनटू, हमने ए से क्या बनाया, बी बनाया, और सी बनाया, एंड लास्ट इनटू डी, एंड लास्ट इनटू डी, और डी हमारे पास क्या बच्चे, प्रोडक्ट है, डी ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने बच्चे, ये तो हमारे पास दो रास्ते हो गए, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन किया, यानी मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि हेल्महोल्ट्ज लॉ बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी जो रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी का सेम है बच्चे, जो एनर्जी होती है वो सेम ही रहेगी। ये हमें किसने बताया, हेल्महोल्ट्ज लॉ बता रहा है। अब उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन किया, जब हम रिएक्टेंट से क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसमें जो एनर्जी का चेंज है वो डेल्टा H1 है।
पहला तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि हमने ए से क्या बनाया, बी बनाया, इसकी एनर्जी का चेंज डेल्टा एच टू है। बी से हमने सी बनाया, इसकी एनर्जी का चेंज डेल्टा एच थ्री है। और सी से हमने क्या बनाया, डी बनाया, इसकी एनर्जी का चेंज क्या है, डेल्टा एच फोर है। कहते हैं कि अगर आप इन तीनों को सम करो इस एनर्जी के मुताबिक तो आपकी एनर्जी का बच्चे जो सेम है, सम करने के बाद वो क्या रहेगा, इस पहले वाली एनर्जी के बराबर ही रहेगा। ये हमें कौन बता रहा है, हैफिज ला बता रहा है। नाउ वी चेंज द एनर्जी विल बी, अगर हम इस डेल्टा एच वन को लें, अब ये बच्चे हमारे पास क्या है, डेल्टा एच वन, और अदर रूट की एनर्जी क्या है, डेल्टा चेंज क्या है एनर्जी का, वो हमारे पास डेल्टा एच टू, इनको प्लस किया हमने डेल्टा एच थ्री में, फिर हमने इसको प्लस किया डेल्टा एच फोर में। अगर आप इन तीनों की एनर्जी को सम करो इसकी एनर्जी के बराबर आए तो आपका जो एनर्जी का सेम है बच्चे, आपकी जो एनर्जी है बच्चे सम करने के बाद वो सेम ही रहेगी। जो चीज इधर और इधर इनको सम करने के बराबर रहे तो वो क्या होगा, हमारे पास हैफिज लॉ होगा। अब इसको आप लोग इधर उठा के लाओ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चे हमारे पास डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच थ्री माइनस डेल्टा एच फोर इज इक्वल टू जीरो। यानी इसकी एनर्जी का जो सम है बच्चे वो क्या है, जीरो है, और इसको हमने जीरो के बराबर लिया। अब इन चीजों को, ये जो हमारे पास इंथैल्पी है, चेंज है, इनको हमने जाहिर किया, रिप्रेजेंट किया किससे, सिग्मा से। ये जो चीज है मेरे पास बच्चे ये है सिग्मा एच, एच जो क्या है ये इंथैल्पी है, इज इक्वल टू किसके बराबर लिया हमने, जीरो के बराबर लिया। यानी इन तीनों का सम किसके बराबर है, सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। ये आपने लाजमी इक्वेशन याद रखनी है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों, इन चारों का जो सम है वो किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। इनको हमने रिप्रेजेंट किया सिग्मा के बराबर, सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो। यहां पे हम करेंगे द सम ऑफ द एनर्जी, द सम ऑफ द energy, the sum of the energy is always, sum of the energy of the enthalpy, जो हमारे पास enthalpy है, enthalpy is a process इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो। वो क्या हमारे पास बच्चे जीरो है, इज ऑलवेज इज इक्वल टू, वो किसके बराबर लिया हमने, जीरो के बराबर लिया। ये हमारे पास सिग्मा एच किसके बराबर लिया हमने, जीरो के बराबर लिया है। अब ये हमारे पास क्या जीरो के बराबर आ गया, और इसके बाद हमने करनी है इसकी बेस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसकी, इसकी बेस क्या है, हैफिज की, इसकी बेस है बच्चे, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी बेस। इसकी बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते, बेस करती है। अब उसके बाद हमने इसकी बच्चे करनी है एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास इसकी है एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे इसकी एग्जाम्पल है। आपने, आप एग्जाम्पल कोई भी लो, यहां पर हम क्या करते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं NaOH प्लस, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये क्या बनेगा हमारे पास बच्चे, ये बन जाएगा
A2OH Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और इनके दरमियान जो एनर्जी का चेंज है याद रखिएगा वो है हमारे पास डेल्टा H1। इनके दरमियान जो एनर्जी का चेंज है डेल्टा H1। हम यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाएंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब ये तो हमारे पास क्या पहला रास्ता है, यानी हमने रिएक्टेंट से क्या किया, प्रोडक्ट बनाया। अब ये सारे का सारा क्या है बच्चे, हमारे पास रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट से हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। इससे हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। अगर मैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट से क्या बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा। अब ये देखो ये हमारे पास डेल्टा H1 है, इससे मैंने बनाया है NaHCO3। उसके बाद फिर मैंने बनाया इसका बच्चे CO2। उसके बाद मैंने क्या बनाया, उसके बाद मैंने बनाया प्रोडक्ट। यानी पहले हमने क्या बनाया, NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मैंने बनाया NaHCO3 और ये जो इसमें जो एनर्जी का चेंज है बच्चे वो है डेल्टा H2। और यहां पर जो एनर्जी का चेंज है बच्चे, यहां पर एनर्जी का चेंज है डेल्टा H3। यानी स्टेप बाय स्टेप गेम, पहला रास्ता ये था, दूसरा रास्ता हमारे पास ये है। अब फॉर सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसमें पहला स्टेप है, इसमें बचे क्या, सिंगल स्टेप। पहला स्टेप है हमारे पास सिंगल स्टेप। हमने क्या करना है, NaOH लिया हमने, पहला स्टेप है बच्चे हमारे पास NaOH। इसका हमने क्या किया, रिएक्शन करवाया, किसके साथ करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये बन गया Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बन गया। अब यहां पे जो एनर्जी का चेंज है बच्चे वो क्या, वो हमारे पास डेल्टा H1 है। और इस डेल्टा H1 की जो एनर्जी है बच्चे वो होती है हमारे पास -89.08 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास क्या डेल्टा H1 की एनर्जी है। उसके बाद इज द 2 स्टेप, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 स्टेप। 2 स्टेप में मैंने क्या किया, यहां पे देखो NaOH प्लस, इसको हमने करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन इसका। तो ये बन गया Na2CO3, यानी ये बन गया हमारे पास NaHCO3। अब ये मेरे पास बचे क्या, डेल्टा H2 है और इसकी जो एनर्जी होती है डेल्टा H2 की वो होती है 48.06 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास डेल्टा H2 का स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चे आ जाता है, अब ये रिएक्टेंट से मैंने प्रोडक्ट बनाया। अगर इसी प्रोडक्ट से मैं क्या बनाना चाहता हूं, रिएक्टेंट बनाना चाहता हूं। अब ये हमारे पास क्या बच्चे, प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट से मैं क्या बनाना चाहता हूं, इसी प्रोडक्ट से मैं रिएक्टेंट बनाना चाहता हूं। तो क्या होगा, रिएक्टेंट बनेगा NaHCO3, इससे रिएक्टेंट बनेगा Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्टेंट बन गया और इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी का चेंज है बच्चे वो है हमारे पास डेल्टा H3। और डेल्टा H3 की जो एनर्जी होती है वो होती है -41.06 किलो जूल पर मोल। अब इनको क्या करो, इन तीनों की एनर्जी को सम करो। सम करके रखना किसके बराबर है, डेल्टा H1 के बराबर रखना है।
अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या, मैं क्या करूंगा, सम करूंगा इन तीनों की एनर्जी को। वो हमारे पास डेल्टा H1 है इज इक्वल टू डेल्टा H2 की एनर्जी को सम करना है प्लस डेल्टा H3 की एनर्जी में, इन दोनों को सम करना है। और जब मैं सम करूंगा इसके बराबर इक्वेशन आए, इसके बराबर वैल्यू आए, तब जो एनर्जी का सम होगा बच्चे वो सेम होगा। वो जो एनर्जी का सेम होगा सम, वो हमें क्या बताता है, हेसिस लॉ बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। डेल्टा H1 की वैल्यू क्या, माइनस 89.08 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डेल्टा H2 की एनर्जी का सम करो डेल्टा H3 में। डेल्टा H2 की एनर्जी क्या, 48.06 किलो जूल पर मोल, प्लस कर दोगे माइनस 141.6 किलो जूल पर मोल। अब इनको प्लस करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू है बच्चे वो आएगी माइनस 89.08 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर माइनस, इधर भी आएगा हमारे पास 89.08 किलो जूल पर मोल। यानी मैंने स्टार्ट में बताया था, अब देखो डेल्टा H1 की वैल्यू 89.08 किलो जूल मोल है, और डेल्टा H2 और डेल्टा H3 को जब हमने सम किया तो इसकी भी वैल्यू क्या आई है, माइनस 89.08 किलो जूल पर मोल। यानी इन दोनों को हमने सम करने के बाद पता चला कि इसकी जो एनर्जी है बच्चे वो सेम है, इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हेसिस लॉ हमें ये बताता है कि आप ना तो एनर्जी को पैदा कर सकते हो, ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्या हो सकता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकती है। ये हमें क्या बताता है, हेसिस लॉ बताता है। और मैंने आपको यहाँ पर निकाल के भी दिया है। अब पहली एनर्जी सेम है, उसके बाद मैंने इन दोनों की एनर्जी का सम किया तो ये भी क्या हुआ, हमारे पास सेम आई है, और इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो इसलिए हमें क्या बता रहा है, हेसिस लॉ बता रहा है। और मैंने आपको रिएक्टेंट बना के भी दिखाया, यानी हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, पहला रास्ता ये है। उसके बाद दूसरा रास्ता ये था कि हमने ए से बी बनाया, बी से सी और सी से डी बनाया। ये हमारे पास बच्चे, आपके पास बेस ये लाजमी याद रखनी है, एग्जाम्पल आपने एक आध देनी है, ये आप ना भी करो तो काम चल जाएगा। ये आप इतनी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कर लोगे तो बेस्ट है, कर लोगे तो बेस्ट है। लेकिन हेसिस लॉ और रह गया हमारे पास एप्लीकेशन रह गया, वो कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं, वो हम बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर हेसिस लॉ। अल्लाह हाफिज।